हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 23 और आज इसका 51st सेशन है। लास्ट 10 सेशंस फॉर योर कोर्स टू गेट ओवर। हम लोगों को आज से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेक्चर नंबर 1 शुरू करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में टोटल 4 लेक्चर्स होंगे। आज हम उसका पहला लेक्चर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, मेरे बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर देख सकते हैं। मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए रोज रात को 9 बजे यहां पर क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी सीए यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग फास्ट ट्रैक टैक्सेशन कर रहे हैं। नवंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए रोज दोपहर को 12 बजे अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में क्लासेस चलती है। राइट, मे 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। प्लेलिस्ट जो भी है, ये जितने भी फास्ट ट्रैक सेशंस अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक हुए हैं, उनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर मैं नोट्स यूज करता हूँ, उन नोट्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरू करने से पहले कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं जो भी सामान खरीदूंगा उस पर मैं जीएसटी पे करूंगा और उस जीएसटी का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा फ्रॉम माय फ्रॉम माय आउटपुट लायबिलिटी। राइट, मतलब मैं कुछ सामान खरीदूंगा, उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा, उस वाले बंदे ने मेरे बिहाफ पर वो जीएसटी सरकार को पे कर दिया होगा। मैं आगे सामान बेचूंगा, मैं आपसे टैक्स लूंगा, आपसे टैक्स लेकर मैं सरकार को पे करूंगा, आपसे जो टैक्स लेकर मैं सरकार को पे करूंगा उसको कहा जाता है मेरी आउटपुट लायबिलिटी। राइट, और जो मैं ऑलरेडी अपने सप्लायर को टैक्स पे कर चुका हूं उसका मैं क्रेडिट ले लूंगा अगेंस्ट दिस आउटपुट लायबिलिटी। ठीक, एकदम सीधी सी बात है, क्लियर कट। ठीक, अब ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, आओ उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक, सपोज ये हूं मैं निश्चिन। राइट, मैंने परचेजेस की और ये मैंने आउटवर्ड सप्लाईज दी। ठीक है, सुनो अब क्या होगा। हर सप्लायर को महीने की 11 तारीख तक, महीने के एंड के बाद अगले महीने की 11 तारीख तक, जैसे अभी अगर मार्च चल रहा है, ठीक है, तो मार्च में मैं जो भी सप्लाईज दूंगा, मार्च में जो भी मेरी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी, उसके लिए मुझे GSTR1 फाइल करना होगा। GSTR1 फाइल करना होगा टिल 11th ऑफ फेब्रुवरी। मुझे फाइल करना होगा टिल 11th ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है, 11th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में जितनी भी मैं आउटवर्ड सप्लाईज दूंगा उसके लिए मुझे GSTR1 फाइल करना होगा टिल 11th ऑफ अप्रैल। GSTR1 में होता क्या है, GSTR1 में होता है दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो हर सप्लायर को एक GSTR1 फाइल करना होता है। GSTR1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमने कितना कितनी वैल्यू का सामान किस किस को बेचा और उस पर कितना कितना GST हमने चार्ज किया। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करूंगा तो ये जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं जहां से मैंने सामान खरीदा है, ये सारे सप्लायर्स भी तो GSTR1 फाइल करेंगे। ये सारे सप्लायर्स अपने अपने जीएसटी के अकाउंट में GSTR1 फाइल करेंगे, क्योंकि ये भी तो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को। इन्होंने इनका एक रेसिपिएंट मैं हूं, एक कस्टमर इनका मैं हूं, इनके हो सकता है और भी कस्टमर्स हो। राइट, तो जो मेरे सप्लायर्स हैं वो GSTR1 फाइल करेंगे। उसमें ये लोग मेंशन करेंगे कि उन्होंने सामान किस किस को कितनी कितनी वैल्यू का बेचा, उस पर क्या क्या GST लिया। राइट, GSTR1 के अंदर
जितनों को भी मैंने सप्लाई किया हुआ होगा मैं उन सब का GSTIN मेंशन करूंगा। GSTIN क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसको GSTIN मिलता है, जिसको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। ठीक, मैं अपने रेसिपिएंट्स का GSTIN इसलिए मेंशन करूंगा जिससे रेसिपिएंट्स इसका क्रेडिट ले पाएं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने GSTR1 फाइल किया। GSTR1 में मैंने क्या डिटेल्स डाली कि मैंने इन इन लोगों को इतनी इतनी वैल्यू का सामान बेचा है और इन इन लोगों से इतना इतना जीएसटी मैंने लिया है, राइट। तो अब उन उन लोगों का GSTIN अगर होगा तभी तो वो लोग उस सामान का, उस पैसे का क्रेडिट ले पाएंगे। समझो इस बात को, मैंने सामान खरीदा, राइट, मैंने जीएसटी दिया, उस जीएसटी का मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगा? जब जो मेरा सप्लायर है वो अपने GSTR1 में मेंशन करेगा कि इतने रुपए का सामान निशांत कुमार को बेचा, निशांत कुमार से इतना जीएसटी कलेक्ट किया, ये लीजिए सरकार जी, ये रहा आपका जीएसटी जो हमने निशांत कुमार से लिया। सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये जीएसटी निशांत कुमार से आया है? निशांत कुमार के GSTIN नंबर से। तो जब भी कोई सप्लायर आउटवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट फाइल करता है इन द फॉर्म GSTR1, ये रिटर्न होता है GSTR1, तो इसमें आउटवर्ड सप्लाईज की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, किसको सामान बेचा, किस वैल्यू का सामान बेचा, उस पर क्या क्या जीएसटी लिया एंड सो ऑन, राइट। जब भी सप्लायर्स GSTR1 फाइल करते हैं तो रेसिपिएंट्स के पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो GSTR2A और GSTR2B में दिखने लगता है। ठीक है, सप्लायर्स ने क्या किया, ये मेरे सप्लायर्स हैं, इन्होंने GSTR1 फाइल किया। इन्होंने GSTR1 जैसे ही फाइल किया, सरकार के पास डेटा आ गया कि निशांत कुमार के GSTIN से कितना कितना जीएसटी पे किया हुआ है। जैसे ही सरकार के पास ये डेटा आया तो मैं यहां पर सप्लायर, मेरे सप्लायर हुए, रेसिपिएंट कौन हो गया यहां पर? सपोज मैं हो गया रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब मेरे GSTR2A पर और GSTR2B पर, इन दोनों ही फॉर्म्स पर मेंशन होने लग जाएगा कि इतना इतना क्रेडिट का मेरा सप्लायर, इतने इतना जीएसटी जो मैंने अपने सप्लायर्स को पे किया है, उतना वो लोग सरकार को जमा कर चुके हैं, रिटर्न फाइल कर चुके हैं। समझना बात को, ठीक है। जैसे ही मेरे सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया, उसने लिख दिया इतना पैसा निशांत कुमार से लिया, ठीक, इतना हमने सामान निशांत कुमार को बेचा, इतना पैसा निशांत कुमार से लिया, उसमें इतना पोर्शन जीएसटी है। उसी जीएसटी के पोर्शन का तो निशांत कुमार को क्रेडिट चाहिए। ठीक है, निशांत कुमार को क्रेडिट उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा? जैसे ही मेरा सप्लायर GSTR1 फाइल करेगा, मेरे GSTR2A और 2B में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अब ये क्या होते हैं GSTR2A और 2B? अब मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो अभी तुरंत ही बता देते हैं। तो GSTR2A और GSTR2B ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, मतलब ऑनलाइन पोर्टल तो एक ही है, जीएसटी नेटवर्क ऑनलाइन पोर्टल है मेरा ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल हो गया। जैसे कोई भी बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको GSTIN मिल जाएगा, वो अपने GSTIN की लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर अपने जीएसटी पोर्टल पर डाल सकता है। जीएसटी पोर्टल पर आपको दो फॉर्म्स दिखाई देंगे, GSTR2A, GSTR2B। ठीक है, GSTR जैसे जैसे मेरे सप्लायर्स GSTR1 अपना फाइल करते रहेंगे और डिटेल्स मेंशन करते रहेंगे कि इतना पैसा निशांत से लिया, इतना पैसा निशांत से लिया, वैसे वैसे मेरा GSTR2A और 2B अपने आप उसमें एंट्रीज आती रहेंगी। ठीक है, अगर अपने आप इसमें एंट्रीज आती रहेंगी तो इन एंट्रीज का इसका मतलब यह होगा कि उन क्रेडिट्स का मैं उन इनपुट्स का मैं क्रेडिट ले सकता हूं। एग्जांपल से समझते हैं, मेरे सप्लायर ने मुझे 1 लाख रुपए का माल बेचा, मैंने उसको 18,000 रुपए जीएसटी दिया, तो मेरे सप्लायर ने 1,18,000 रुपए मेरे से लिए। अब सप्लायर जब GSTR1 फाइल करेगा तो उसमें दिखाएगा कि निशांत कुमार से 1,18,000 रुपए का माल बेचा, 18,000 इसमें जीएसटी है। तो अब मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे GSTR2A में 18,000 और GSTR2B में भी 18,000 आने लग जाएगा। सवाल यार है कि सर ये दो फॉर्म्स क्यों हैं 18,000 के? अभी बताता हूं। ठीक है, इसका सिंपली मतलब क्या है कि मैं इस 18,000 रुपए का क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं। जो 18,000 GSTR2B में आ रहा है, वही 18,000 मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा।
जो 18,000 मेरे जीएसटीआर 2B में आया, वही 18,000 मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो अमाउंट दिखाता है जो आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो, जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। अभी मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करना होता है? 11 अप्रैल तक फाइल करना होता है। ठीक है, तो मेरे अगर सपोज एक सप्लायर ने जिसको मैंने 18,000 दिया था, उसने जीएसटीआर 1 11 अप्रैल तक फाइल कर दिया। 11 अप्रैल था ना, ये 11 फेब पता नहीं क्यों बार बार बोल रहा हूं। 11 अप्रैल तक उसने फाइल कर दिया, तब ये जो 18,000 है ये 2A में भी आएगा, 2B में भी आएगा। लेकिन मान लो मेरा कोई ऐसा सप्लायर है जहां से मैंने सामान खरीदा था, मान लो मेरा कोई ऐसा सप्लायर है, मतलब जहां से मैंने सामान खरीदा था, वो 11 अप्रैल तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाया। उसने सपोज 12 अप्रैल को जीएसटीआर 1 फाइल किया, उसने सपोज 12 अप्रैल को जीएसटीआर 1 फाइल किया, और इसको मैंने जीएसटी सपोज 12,000 रुपए दिया था। इसको मैंने जीएसटी सपोज 12,000 दिया था, इसने मेरे को 1 लाख रुपए का सामान बेचा था और इसने 12% के रेट से जीएसटी लगाया था, तो इसको मैंने 12,000 रुपए का जीएसटी दिया था। अब सुनना, इसने ड्यू डेट के बाद फाइल किया, 11 तारीख तक फाइल हो जाना चाहिए, मैंने आपको बताया 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 जाना चाहिए। इसने 11 तारीख के बाद फाइल किया, तो ये 12,000 रुपए मेरे जीएसटीआर 2A में तो आ जाएगा, लेकिन मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा। ठीक है, जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा, और अगर जीएसटीआर 2B में नहीं गया तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अरे सर इसका मतलब अगर किसी सप्लायर ने टाइम के बाद रिटर्न फाइल किया तो वो क्रेडिट तो हमें मिल नहीं पाएगा क्या? इससे हमें नुकसान हो गया? नहीं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे बस इतना हुआ, मतलब नुकसान एक तरह से दूसरी तरह वाला नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि 12,000 का क्रेडिट मैं ले नहीं सकता, 12,000 का क्रेडिट मैं लूंगा, लेकिन अप्रैल में नहीं, मैं मई में लूंगा। ठीक है, अभी तो ये अप्रैल के जीएसटीआर 2A और 2B आ रहा है, मार्च महीने में सप्लाईज की, मार्च महीने में जो सप्लाईज है उनका क्रेडिट अप्रैल में लेना पड़ेगा। तो अप्रैल के जीएसटीआर 2A और अप्रैल के जीएसटीआर 2B के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। अब मेरे दो सप्लायर्स थे, दो लोगों से मैंने माल खरीदा। एक आदमी को मैंने 18,000 जीएसटी पे किया, उसने क्या किया, उसने जीएसटीआर 1 अपना टाइमली फाइल कर दिया, 11 अप्रैल तक उसने फाइल कर दिया। उसने अगर 11 अप्रैल तक फाइल कर दिया तो मेरे जीएसटीआर 2A में भी आने लग गया, 2B में भी आने लग गया। ठीक है, दूसरा सप्लायर था जिसको मैंने 12,000 रुपए का जीएसटी दिया था, उस बंदे ने जीएसटीआर 1 अपना 11 अप्रैल के बाद फाइल किया, तो अब उसमें अप्रैल के जीएसटीआर 2A में तो आ गया, लेकिन जीएसटीआर 2B में नहीं गया। मुझे क्रेडिट सिर्फ उन अमाउंट्स का मिलता है जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्टेड होते हैं, जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्टेड होते हैं। अब क्या होगा, जब मई, अगला महीना आएगा मई, तो मई का जीएसटीआर 2A होगा और मई का जीएसटीआर 2B होगा, मई का जीएसटीआर 2B होगा। तो मेरा ये वाला सप्लायर जिसने 12,000, जिसको मैंने 12,000 रुपए दिया था, पर जिसने 11 अप्रैल तक टाइमली फाइल नहीं किया था, तो इस 12,000 रुपए का क्रेडिट मैं अप्रैल में तो ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। पर अब ये 12,000 मेरे जीएसटीआर 2B में यहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सप्लायर ने टाइमली जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर उस महीने रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा, रेसिपिएंट का इतना लॉस हो जाएगा कि उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसने सोचा था हाँ इसका तो क्रेडिट ले लूंगा, क्रेडिट ले लूंगा, पता लगा क्रेडिट ले ही नहीं पाया क्योंकि सप्लाई ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। ठीक है, अब जो भी चीजें जीएसटीआर 2B में आती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखती रहती है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखती रहती है। अच्छा, आप सुनो मेरी बात, जो भी मैं आउटवर्ड सप्लाईज करता हूं वही उसी पर मेरी आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आती है, जो भी मैं आउटवर्ड सप्लाईज करता हूं उसी पर मेरी आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आती है। यस, आउटपुट लायबिलिटी निकल कर आती है। तो जब मैं निशांत कुमार अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो इससे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी आउटपुट लायबिलिटी है मेरी, कि मुझे सरकार को कितना जीएसटी पे करना है, मेरी कितनी आउटपुट लायबिलिटी है। वो आउटपुट लायबिलिटी मेरे लायबिलिटी रजिस्टर में जाएगी कि भैया इतना तुमको पे करना है, इतना तुम्हें पे करना है। पर क्रेडिट लेजर में 18,000 रुपए आएगा, तो सपोज आउटपुट लायबिलिटी मेरी आई, सपोज कितनी आई, 50,000 रुपए की आउटपुट लायबिलिटी आई।
ठीक है, सपोज आउटपुट लाइबिलिटी मेरी आई 50,000 रुपए की, GSTR1 फाइल किया, GSTR1 में मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इतना इतना मैंने आउटपुट सप्लाई किया है, मतलब उतना उतना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, जितना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया उतना मुझे सरकार को पे करना है। तो GSTR1 से मुझे पता चला कि मुझे सरकार को कितना जीएसटी पे करना है, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में चला जाएगा। फिर क्योंकि मेरे सप्लायर्स ने GSTR1 फाइल किया और वो मेरे GSTR2A और 2B में रिफ्लेक्ट होने लग गया, तो 2B वाले अमाउंट से मुझे पता चल जाएगा इतने का क्रेडिट मैं ले सकता हूं, इतने का क्रेडिट मैं ले सकता हूं, और ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अल्टीमेट मेरी लाइबिलिटी कितनी आएगी? 50,000 माइनस 18,000। 50,000 माइनस 18,000 कितनी अल्टीमेट मेरी लाइबिलिटी आई? मेरी लाइबिलिटी आई 32,000 रुपीज की। मेरी लाइबिलिटी कितनी आई? 32,000 रुपीज की। अब मैं क्या करूंगा, अपने बैंक अकाउंट से 32,000 रुपीज मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक अपने बैंक अकाउंट से 32,000 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा। कैश लेजर इज बेसिकली एक तरह का पेटीएम वॉलेट, एक तरह का जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होते हैं ना, अमेजॉन का वॉलेट है, पेटीएम का वॉलेट है, मेक माई ट्रिप का वॉलेट है, डोमिनोज का वॉलेट है एंड सो ऑन। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो बेसिकली आपके वॉलेट की तरह से काम करता है, वो बेसिकली आपके वॉलेट की तरह से काम करता है। तो आपने 32,000 रुपीज अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल दिए। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 32,000 रुपीज डाले तो यहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 32,000 रुपीज आने लग गए। ठीक है, अब आप एक फाइनल रिटर्न बनाते हो जिसको GSTR3B कहा जाता है। अब आप एक फाइनल रिटर्न बनाते हो जिसको GSTR3B कहा जाता है। GSTR3B में आप मेंशन करते हो कि मेरी आउटपुट लायबिलिटी एज पर GSTR1 थी 50,000 रुपए। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी एज पर GSTR1 थी 50,000 रुपए। फिर एडजस्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर कितना? 18,000 रुपए क्रेडिट लेजर में दिख रहा था, तो 18,000 रुपए का क्रेडिट से एडजस्ट हो गया। एंड एडजस्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर से कितना? 32,000 रुपए का कैश लेजर में ट्रांसफर कर दिया था। 32,000 रुपए मैंने कैश लेजर से पेमेंट कर दिया और अब मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कुछ नहीं आई और ये आपका बन जाएगा GSTR3B। ये हो जाएगा आपका GSTR3B। मैं पूरी चीज को समराइज कर देता हूं जो पिछले 15 मिनट से मैं आपको बता रहा हूं। हर सप्लायर एक GSTR1 फाइल करता है, वो स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई होता है। जैसे ही किसी सप्लायर ने आउटपुट सप्लाई का रिटर्न फाइल किया तो वो रेसिपिएंट्स के GSTR2A और GSTR2B में रिफ्लेक्ट होने लगता है। GSTR1 अगर टाइमली फाइल हो जाएगा, यानी अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल हो जाएगा, तो ये अमाउंट GSTR2A और 2B दोनों में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर ये GSTR1 टाइमली फाइल नहीं होगा तो उस महीने के सिर्फ 2A में दिखाई देगा, 2B में दिखाई नहीं देगा, फिर वो अगले महीने के 2B में दिखाई देगा। जो भी 2B वाला अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता रहेगा। मतलब नाउ दिस इज द अमाउंट जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो, दिस इज द अमाउंट जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो। आपने भी GSTR1 फाइल किया होगा, मतलब आप भी तो सप्लायर हो तो आपने भी GSTR1 फाइल किया होगा। GSTR1 फाइल करने से आपको आपकी आउटपुट लायबिलिटी पता चलेगी। आउटपुट लायबिलिटी में से आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से बैलेंस यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि कितने का आपके पास क्रेडिट है। जो भी बैलेंस होगा उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर दो फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और फिर आप लिख दोगे आउटपुट लायबिलिटी मेरी इतनी थी एज पर GSTR1, इतना मैंने क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर लिया और इतना मैंने कैश लेजर से एडजस्ट किया। कैश लेजर में पहले ट्रांसफर किया, उतना एडजस्ट कर दिया। सारी चीजों की समरी बनाकर आप एक रिटर्न बनाते हो GSTR3B और ये आपका मंथली रिटर्न होता है जिसको आप 20 तारीख तक फाइल कर देते हो, जिसको आप 20 तारीख तक फाइल कर देते हो। ठीक है, जिस मंथली रिटर्न को आप 20 तारीख तक फाइल कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज आपको और बता देता हूं, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डेट्स लिए 11 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और ये वो, बाकी जो एग्जैक्ट डेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो।
ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि यही डेट्स हैं, याद रखनी होंगी क्या डेट्स हैं वगैरह वगैरह। बाकी जो भी एक्चुअल डेट्स हैं उनको हम लोग रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताई है कि सपोज मार्च वाली सप्लाईज जो है उनके लिए GSTR1 आप 11 तारीख तक फाइल करोगे, दैट इज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट है, अगर उसके बाद आपने रिटर्न फाइल किया तो फिर वो लेट हो जाएगा, तो रेसिपिएंट के GSTR2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर 3B आप फाइल कर दोगे मंथली 20 तारीख तक। मतलब कहने का सिंपल मतलब हो गया कि अगर मार्च की सप्लाईज है तो 20 अप्रैल तक, अगर मार्च की सप्लाईज है तो 20 अप्रैल तक आपका फाइनल GSTR3B फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये होता है फ्लो। जो डेट्स हैं वो सिर्फ एग्जांपल के पर्पस के लिए ली थी। डेट्स हो सकता है एक्चुअल हो सकता है एक्चुअल ना हो, अभी ये आपके लिए सस्पेंस है। ठीक है, जब हम रिटर्न्स वाला चैप्टर करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, ओके। इस पूरे चैप्टर में, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट अगर हमें मिलता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन किन चीजों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और कौन से ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या स्पेशल रूल्स हैं। इन 3 चीजों के बारे में हम यहां पर इस सेक्शन में, इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक, तो सेक्शन 16 जो है वो बात करेगा एलिजिबिलिटी और कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 17 बात करेगा अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट्स एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, और सेक्शन 18 बात करेगा क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इन 3 सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आओ देखते हैं। As per section 16(1), registration under GST is mandatory requirement for claiming input tax credit. तो registration होना चाहिए। Thus, every registered person shall be entitled to ITC charged on inward supply of goods and or service. तो अगर मैं registered हूं और मैंने inward supply कुछ किया है, उस पर जो भी GST चार्ज हुआ है उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। कंप्लीट कॉमन सेंस। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। This is subject to the provisions relating to the use of ITC under section 49 and the conditions and restrictions in this rule. तो section 49 में जो भी conditions है, जो भी restrictions है, जो भी rules हैं, उनके तहत होगा ये सब। Section 49 prescribes provisions relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts. ITC is available on goods or services which are used in the course or furtherance of business. Obviously सिर्फ business वाले goods के लिए आपको ITC मिलेगा। The intention to use the goods or services in the course or furtherance of business would also lead to availing credit on such goods या सर्विसेज। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप इसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, बाद में पर्सनल चला गया वो अलग बात है। यहीं पर हम लोग वो भी बात करेंगे परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे होगा। इवेंचुअली हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। Thus, tax paid on goods or services which are used or intended to be used for non-business purposes cannot be availed as credit, obviously, and ITC is credited in the electronic credit ledger. Electronic credit ledger is maintained for each registered person on the common portal, and every claim of input tax credit is to be credited to this ledger. तो जिसका आपको क्लेम करना है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पर आते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के बारे में बात की कि एलिजिबल क्या है। मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बनाता रहूं, मैं छोटा सा चार्ट बनाता रहूं इसका। ठीक है, सेक्शन 16 जैसे सेक्शन 7 का बनाया था ऐसे ही सेक्शन 16 का बनाते हैं। सेक्शन 16 का चार्ट बनाते हैं। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ने बात की एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी का सिंपल मतलब है रजिस्टर्ड होना चाहिए, बंदा जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक, और बिजनेस के लिए सामान इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद 2 कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशंस, इसमें कितने 6 क्लॉजेज हैं इसमें, ए डबल ए बी बी ए सी और डी। जो बोल्ड में वो इस बार का अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इसमें 6 क्लॉजेज है। ए डबल ए बी बी ए सी और डी। ठीक है, इसके अंदर 6 क्लॉजेज हैं। आओ देखते हैं। ITC can be availed only if the conditions mentioned in all these 6 clauses होना चाहिए। ITC can be availed only if the conditions mentioned in all these 6 clauses are ये satisfied। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्लॉजेस की जो कंडीशंस है वो satisfied होनी चाहिए, तभी आपका ये लग जाएगा, ITC मिलेगा आपको। आओ ए के बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, बेसिकली आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। तो यहां पर ए में हो गया
इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। As per section 16(2)(a), ITC can be availed on the basis of any of the following documents: invoice issued by supplier of goods, invoice issued by the recipient receiving the goods from under reverse charge। अब हम लोग इनवॉइसिंग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे कायदे से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज में अगर जीएसटी पे करना होता है ना, तो इनवॉइस रेसिपिएंट को ही रेज करनी पड़ती है। वैसे तो इनवॉइस कौन रेज करता है? सप्लायर, जो सामान बेचता है या जो सर्विसेज बेचता है वही तो बिल रेज करेगा। लेकिन अगर जीएसटी को रिवर्स चार्ज में पे करना होता है तो रेसिपिएंट हैज टू रेज द इनवॉइस। Debit note issued by the supplier, bill of entry or similar document prescribed under the Customs Act, revised invoice, document issued by input service distributor। ठीक है, the documents on the basis of which ITC is being taken should contain at least the following details। so जिस document के basis पर आप invoice आप वो ले रहे हो, ITC ले रहे हो, उसमें ये details होनी चाहिए: amount of tax charge, description of goods and services, total value of supply of goods or services, GST IN of supplier and recipient, place of supply in case of interstate supply। Input tax credit shall not be available if the credit is available on account of any fraud, willful misstatement या suppression of facts। So obviously अगर आपने कुछ fraud किया तो आपको उसके लिए GST का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमारा A हो गया। A ने सिंपली बोला इनवॉइस होनी चाहिए। डबल ए ने क्या बोला? डिटेल्स ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड मैच। ठीक है, आओ इधर देखो। As per section 16(2)(a), a registered person is entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both if the details of the invoice or debit note referred above has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies। तो जो भी डिटेल्स है वो सप्लायर को फर्निश कर देनी चाहिए इन द डिटेल्स ऑफ इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी GSTR1, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। और जब आपने GSTR1 को फाइल किया, इसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को मिल जाना चाहिए। इसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को कैसे मिलता है? GSTR2A और GSTR2B से। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको वो पूरी स्टोरी बताई। देखो, input tax credit can be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are required to be furnished only if the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in the form GSTR1 or using the invoice furnishing facility। invoice furnishing facility के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप GSTR1 मानकर चलो। And the details of input tax credit in respect of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in form GSTR2B under Rule 60 sub Rule 7। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने बात की ना कि यहां पर ये GSTR2B में जितना आएगा, GSTR2B में जितना होगा उतने का ही आपको क्रेडिट मिल पाएगा। GSTR2A में अगर कोई चीज है पर 2B में नहीं है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही होगी कि GSTR2B में जितना लिखा है उतना ही आपको क्रेडिट मिल पाएगा। Thus, ITC can now be taken only for those invoices or debit notes whose details are reflected in form GSTR2B, that is only when respective suppliers have filed the details of such invoices in form GSTR1। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि अगर GSTR1 पे वो डिटेल्स नहीं भी हैं तब भी आप जितना भी क्लेम कर रहे हो उसका 5% आप फिर भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, जितना आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो इसको जीएसटी पे किया है और उस बंदे ने GSTR1 फाइल ही नहीं किया, तो सरकार कहती थी चलो 5% ले लो। जितना भी आप कह रहे हो कि आपने इसको दिया है आप 5% उसका क्लेम कर लो। अब ये सब हट चुका है, अब ये सब हट चुका है। अब एकदम सिंपल है, जब आपका सप्लायर GSTR1 फाइल करेगा तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो किस तरह से सरकार चेक लगा रही है हर स्टेज पर, हर लेवल पर, कि कोई चोरी कर ही नहीं सकता। एक बार आपके सप्लायर ने अगर GSTR1 टाइमली नहीं फाइल किया तो क्या आप वापस उससे दोबारा कभी माल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, आपको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, आप फिर दूसरे सप्लायर से खरीदना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज है। Notes: GSTR1 is a monthly या quarterly statement containing details of outward supplies made by a registered supplier। अब सर यहां पर क्वार्टरली क्यों लिखा है? आपने तो मंथली बताया, उसके बारे में हम लोग रिटर्न्स वाले चैप्टर में बात करेंगे। Such details of outward supplies furnished by supplier are communicated and made available electronically, auto-populated to the respective recipients in GSTR2A। तो communicate auto-populate होगा 2A में, और eligibility किस में मिलेगी? 2B वाले में। GSTR2B is an auto-drafted ITC statement generated for every registered person based on GSTR1 filed by the supplier। ठीक, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है? तो देखो, कई बार क्या होता है ना, एक QRMP स्कीम होती है। QRMP स्कीम में कहते हैं कि आप रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल कर दो लेकिन टैक्स मंथली पे कर दो। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, GSTR1 को आपको मंथली फाइल करना होगा। तो जो बहुत छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं उनसे सरकार कहती है कि ठीक है यार, मंथली आपको इतने सारे रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा, कंप्लायंस कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आएंगी, तो आप एक काम करो, आप इन रिटर्न्स को ना क्वार्टरली फाइल कर दो लेकिन एटलीस्ट आप टैक्स मंथली पे कर दो।
ठीक है, इससे ये क्यों करवाया गया, ये इसलिए करवाया गया, आप ये सोचो, सपोज मैं छोटा सप्लायर हूं और मैं GSTR1 अपना क्वार्टरली फाइल करूंगा। अब अगर मैं इस महीने, सपोज मैंने अप्रैल में सप्लाई की, तो अप्रैल मई जून के क्वार्टर का GSTR1 मैं जुलाई में फाइल करूंगा। जब तक मैं जुलाई में GSTR1 फाइल नहीं करता, तो क्या मेरे रेसिपिएंट को अप्रैल में बेचे हुए सामान का क्रेडिट मिल पाएगा टिल जुलाई? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक मैं GSTR1 नहीं फाइल करूंगा, उसके GSTR2A 2B में कैसे आएगा? ठीक, अप्रैल में मैंने सामान बेचा उसको, तो वो चाहता है कि क्रेडिट मिल जाए, वो चाहता है कि मई में ही वो इसका क्रेडिट ले ले, लेकिन क्या वो मई में इसका क्रेडिट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने GSTR1 कब फाइल किया? क्या मैंने मई में फाइल किया टाइमली? नहीं, मैं तो जुलाई में फाइल किया, अप्रैल मई जून का मैंने जुलाई में फाइल किया। तो इसके लिए सरकार कहती है कि आप ना एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हमने बनाई हुई है कि जिससे आपके रेसिपिएंट्स क्रेडिट अवेल कर पाएं, जिससे आपके जो रेसिपिएंट्स हैं वो टाइमली क्रेडिट अवेल कर पाए। तो आप एक काम करो, आप भले ही GSTR1 वगैरह मत फाइल करो, लेकिन जितना भी सामान आपने बेचा है उसकी जितनी भी इनवॉइसेस की डिटेल्स हैं वो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दो, वो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दो। आपने जैसे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाला, आपके जो भी रेसिपिएंट है उनके पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा और उनको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? जो लोग क्वार्टरली टैक्स पे करते हैं उनके लिए सरकार ने कहा कि आप मंथली अगर चाहो, मतलब अगर आपकी और आपके रेसिपिएंट में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रेसिपिएंट कह रहे हैं छोड़ना यार 3 महीने बाद क्रेडिट ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके रेसिपिएंट, अगर आप चाहो तो आप अपनी जो भी इनवॉइसेस हैं, जो भी आपने रेज की हैं, उन इनवॉइसेस को आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल सकते हो, जिससे आपके रेसिपिएंट्स को टाइमली क्रेडिट मिलता रहे। ठीक है, तो ये डबल ए वाले में क्या हो गया? डबल ए वाला हो गया GSTR1 और GSTR2B। ठीक है, ये हो गया आपका GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाईज वाली डिटेल्स हो, एंड GSTR2B में कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक है, GSTR1 में मतलब जो भी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है, दे शुड बी फर्निश्ड, they should be filed under the return GSTR1 and it should be communicated to the recipient। communication कैसे होगा? GSTR2B से communication हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, 2B, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आपको ये क्रेडिट लेने की कंडीशंस बताई जा रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन है कि गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए, गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए। तो रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर मुझे किसी चीज का क्रेडिट लेना है, मतलब मुझे वो गुड्स मिल चुके हैं या मैं सर्विसेज ले चुका हूं, तभी मैं क्रेडिट ले पाऊंगा, अदरवाइज मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए। अगर मैं रेसिपिएंट हूं और मुझे क्रेडिट लेना है, मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, मेरा सप्लायर GSTR1 फाइल कर चुका हो और मेरे GSTR2B में वो लिख कर आ रहा हो। तीसरा, मुझे गुड्स या सर्विस मिल चुकी हो। ठीक है, मुझे गुड्स या सर्विस मिल चुकी हो। अब इसमें एक मॉडल होता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बिल टू शिप टू मॉडल में सपोज, अब जैसे इधर देखो, बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हुआ कि सपोज देखो मैं, ठीक है, एक हो सपोज, एक है सपोज X और एक है Y। ठीक है, मैंने X से कोई सामान मांगा, मैंने X से सपोज चिप्स मांगे, मैंने X से चिप्स मांगे। ठीक है, Y ने मुझसे चिप्स मांग लिए, Y ने मुझसे चिप्स मांग लिए। मैंने X से कहा यार तू छोड़, मेरे को मत दे, तू ना Y को दे दे। ठीक है, मैंने X से सामान मांगा, Y ने मुझसे सामान मांगा, मैंने X से कहा छोड़, मेरे को मत दे, जाके Y को दे दे। ठीक है, अब X जो है मुझे देने वाला था, मैंने X से मांगा था, तो X ने क्या किया? बिलिंग तो मेरे नाम पर की, ठीक है, लेकिन शिपिंग की Y को, शिपिंग की Y को। तो बिल मेरे नाम पर किया इसने, X ने क्या किया? बिल मेरे नाम पर लिया, मतलब बेचा तो मेरे को, लेकिन डिलीवरी मेरे को नहीं की। डिलीवरी की किसको? डिलीवरी कर दी Y को, डिलीवरी कर दी Y को। तो X बिल बनाएगा मेरे नाम पर, लेकिन शिप करेगा Y को। ठीक है, तो अब बताओ, ये बिल अगर मेरे नाम पर बनेगा तो क्या मैं इस वाले बिल पर GST का क्रेडिट ले पाऊंगा? क्योंकि रिसीट ऑफ गुड्स तो हुआ ही नहीं मुझे। ठीक है, यहां पर ये कंडीशन है ना, रिसीट ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो रिसीट ऑफ गुड्स तो हुआ ही नहीं मुझे। तो सरकार ने कहा नहीं, बिल टू शिप टू मॉडल अगर होगा तो रिसीट मान लिया जाएगा कि गुड्स आपको रिसीव हुआ, तो निशांत आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैंने X से सामान मांगा था, Y ने मुझसे सामान मांग लिया, मैंने X से कहा कि यार तू छोड़, मेरे को मत दे, मेरे बिहाफ पर Y को दे दे।
राइट। तो एक्स बिलिंग तो मेरे नाम पर करेगा ना, क्योंकि एक्स का कस्टमर कौन है, मैं हूं। मेरे कहने पर एक्स ने सामान डिलीवर कर दिया वाई को, तो बिलिंग किसके नाम पर की, निशांत के नाम पर। शिपिंग किसको की, वाई को की। ठीक है, तो अब बिलिंग अगर मेरे नाम पर है तो क्रेडिट कौन ले पाएगा, मैं ही ले पाऊंगा। क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो कंडीशन डाली है कि गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए। तो सरकार कहती है कि नहीं, बिल टू शिप टू मॉडल में हमें भी पता है। ठीक, तो बिल टू शिप टू मॉडल में ये क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, आओ इसका सवाल देखते हैं। तो X इज अ ट्रेडर हु प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन Y फॉर अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स। X ने Y को कहा कि केमिकल्स चाहिए। X रिसीव्स अ बाइंग ऑर्डर फ्रॉम Z। अरे ये तो बिल टू शिप टू वाला है, इसको आप पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है, ये वाला क्या है, हाँ ये वाला भी बिल टू शिप टू वाला है, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ लोगे। ठीक है, ये भी बिल टू शिप टू वाला है, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ लोगे। तो क्वेश्चन नंबर्स 1 और 2 ये आप अपने आप से कर सकते हो। आओ ये नया जुड़ा है BA, इसको देखो। ITC मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आईटीसी मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि कई जगहों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहां पर बोला गया है कि आईटीसी का आप तभी ले पाओगे क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट आप तभी ले पाओगे इफ इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इफ इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इफ इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो कंडीशंस में 4 कंडीशंस आ गई। पहला, अगर मुझे क्रेडिट लेना है तो मेरे पास उसकी इनवॉइस होनी चाहिए। दूसरा, मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर देना चाहिए, मेरे पास जीएसटीआर 2B में उसकी डिटेल्स कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। तीसरा, मुझे गुड्स रिसीव हो चुके होने चाहिए। और चौथा, ये जीएसटी का जो भी आईटीसी है ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, tax charge is actually paid to the government. Tax charge is actually paid to the government. Taxes paid to the government. मतलब मेरे सप्लायर ने जो मुझसे टैक्स लिया है वो उसको सरकार को पे किया हुआ होना चाहिए। मतलब माई सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट, तभी तो मुझे क्रेडिट देगी सरकार। तभी तो सरकार कहेगी हाँ हाँ तुम्हारे खाते से इतना पैसा आया हुआ है, चलो इसका क्रेडिट ले लो। ठीक है, पहली क्लास जीएसटी की जिसमें हमने बात की थी। राइट, तो जो भी मेरा सप्लायर है अगर उसने मेरे बिहाफ पर टैक्स पे किया होगा तभी तो उस टैक्स का मुझे क्रेडिट मिल पाएगा। तो यही है, टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट। ये है नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। लास्ट है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 16(2)D होना चाहिए। ठीक है, ये एज पर सेक्शन 16(2)D होना चाहिए। तो इसको आपके नोट्स में मैं हाथ के हाथ सही कर देता हूं, जिससे जब अपलोड करूंगा नोट्स, आपके पास जब नोट्स आएंगे ना तो उसमें D आएगा। ठीक है, मैं साथ साथ जो भी यहां पर अगर गलती है तो मैं साथ साथ आपके नोट्स में सही करता जा रहा हूं, तो जब अपलोड होंगे तो वो सही वाले नोट्स ही अपलोड होंगे। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 16(2)D, a registered person is entitled to credit of any input tax credit in respect of any supply of goods or services or both if he has filed his return under section 39. Presently a summary return in form GSTR 3B is filed on a monthly basis. बताया मैंने आपको GSTR 3B। Thus, a taxpayer should file GSTR 3B to avail ITC on eligible inward supplies. तो GSTR 3B पे किया हुआ होना चाहिए। GSTR 3B। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों आपको वो पूरी स्टोरी बताई थी ये वाले चैप्टर को पढ़वाने से पहले। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A 2B और जीएसटीआर 3B नहीं पता होगा तब तक आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये हो गई आपके पास 6 कंडीशंस, ये हो गई आपके पास 6 कंडीशंस। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ये हो गई आपके पास 6 कंडीशंस। ठीक, क्या हो गया कि सबसे पहले इनवॉइस मेरे पास होनी चाहिए। दूसरा, उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया हो, मेरे पास जीएसटीआर 2B में वो डिटेल्स कम्युनिकेटेड हो। तीसरा, मुझे गुड्स रिसीव हो गए हो। चौथा, ये आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ना हो। पांचवा, उसने टैक्स सरकार को पे कर दिया हो। और छठा, मैंने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया हो। छठा, मैंने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 16(2) गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। जैसे यहां पर है ना, रिसीट ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो अगर ये गुड्स मेरे को लॉट्स में मिल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने मैंने पहले ऐसा किया था, मैंने जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने किसी एक एजुकेटर की ये टैक्स की क्लासेस ऑर्डर की थी, तो वो फ्रेश क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे थे। तो टोटल 3 डीवीडीज आनी थी। यस, तब पेन ड्राइव नहीं, डीवीडी के लिए मैंने ऑप्ट किया था। तो टोटल 3 डीवीडीज आनी थी, उनकी एक डीवीडी आ चुकी थी, एक डीवीडी बाद में आनी थी, फिर एक डीवीडी और बाद में आएगी। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड करते जाएंगे वो डीवीडीज भेजते रहेंगे। ठीक है, तो ये हुए गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। तो अगर लॉट्स में गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो आईटीसी कब मिलेगा? आईटीसी तब मिलेगा जब आखिरी लॉट रिसीव होगा, तभी आईटीसी तब मिलेगा जब आखिरी लॉट रिसीव होगा। आईटीसी कैन बी टेकन ओनली अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसमें आ गया लॉट्स के केस में आईटीसी कैन बी, आईटीसी
ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। ठीक है, आईटीसी आपको तब मिलेगा जब आप लास्ट लॉट कर दोगे, आईटीसी लास्ट लॉट। ठीक, उसके बाद ये लॉट्स वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेना, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी लॉट्स वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा अपने आप से कि लास्ट लॉट में आपको जब भी आपको लास्ट लॉट मिलेगा तभी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि जब लास्ट लॉट आपका रिसीव होगा तभी आपको आईटीसी लेना है। बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, हम लोग थोड़े और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो सेक्शन 16(3), सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ITC not admissible if depreciation claimed on tax component। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, आओ समझाता हूं आपको। तो जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे, सपोज आपने कोई एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, सपोज आपने कोई एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, उस पर 18% से जीएसटी लगा, 18,000 का जीएसटी लगा, 1,18,000 उसकी आपने मान ली कॉस्ट, आपने मान ली कॉस्ट। क्या 18,000 जीएसटी को कॉस्ट मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि इसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इस 18,000 को कॉस्ट मान लिया तो जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, सपोज आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपने पूरे 1,18,000 पर लगाया, मतलब आपने इस 1 लाख पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लिया और इस 18,000 पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लिया। यस, तो अगर आपने जीएसटी के कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कायदे से आप सिर्फ 1 लाख रुपए को ही कॉस्ट मानिए, उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए। 18,000 रुपए आपकी कॉस्ट नहीं है। 18,000 रुपए का अगर आपने कॉस्ट मानकर उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने कॉस्ट नहीं मानी तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3, डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी। ठीक है, नो डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी। तो थर्ड क्या हो गया? नो डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। ठीक, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, from the following information determine the amount of input tax credit admissible to ABC Limited in respect of various inputs purchased during the month of September 2021। तो अलग अलग टाइप के इनपुट्स में इनमें से बताना है आपको कि कौन सा किस किस पर आपको आईटीसी मिल पाएगा, कितना कितना आईटीसी मिल पाएगा। तो ये है इनवर्ट सप्लाईज, और ये आपका दिया हुआ है कि इतना इतना जीएसटी हमने पे किया हुआ है, तो किस वाले जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के अगर आपने गुड्स परचेज किया तो आपको इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? आपको इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। Then goods purchased from PQR Limited, full payment is made by ABC Limited to PQR Limited against such supply, but tax has not been deposited by PQR Limited। टैक्स PQR ने डिपॉजिट नहीं किया है। Full payment is made by ABC Limited to PQR Limited against such supply, but tax has not been deposited by PQR Limited। अच्छा, अब सुनो, इस पर हम लोगों ने यहां पर कंडीशन क्या पड़ी कि टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब अगर टैक्स पे नहीं किया होगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात बताओ, मेरे किसी सप्लायर ने अगर सरकार को टैक्स पे नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने पे किया या नहीं पे किया? तो मैं अगर मेरे GSTR 2B में दिखाई दे रहा है, उसने GSTR 1 फाइल कर दिया, अब 1 फाइल कर दिया तो उसने डिटेल्स तो डाल दी, मेरे GSTR 2B में दिख रहा है, मेरे GSTR 2B में दिख रहा है, तो मैं तो क्रेडिट ले लूंगा ना। मुझे क्या पता वो टैक्स उसने पे किया या नहीं किया, मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, मैं क्रेडिट ले लूंगा। वो तो बाद में जब सरकार मुझे कहेगी कि अरे सुनो तुम्हारे सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, तब जाकर मैं उसके पीछे पड़ूंगा ना भाई, सब सरकार को पे कर। ठीक है, तो जब भी ऐसा मैंने गुड्स को परचेज किया और मैंने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, उसको एबीसी लिमिटेड ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, तो इस 1,20,000 रुपए का क्रेडिट मेरे को प्रोविजनली मिल जाएगा। इस 1,20,000 का क्रेडिट मेरे को प्रोविजनली मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर तो क्या बोल रहा है, इसने बोला ना कि सितंबर 2021 में आपने ये सारे सामान खरीदे, सितंबर 2021 में आपने इतना 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 पे किया, तो अक्टूबर 2021 में इसका क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को। अक्टूबर 2021 में 1,20,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। बाद में जब सरकार की तरफ से नोटिस आएगा कि सुनो ये 1,20,000 तुम क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे सप्लायर ने पे नहीं किया है, तब किताब देखे जाएंगे।
तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। तो प्रोविजनल बेसिस पर मेरे को मिल जाएगा, बट द ओवरऑल कंडीशन इज कि अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो मैं क्रेडिट लॉन्ग टर्म के लिए अवेल नहीं कर सकता। उसने टैक्स पे कर दिया तो मैं क्रेडिट अवेल कर पाऊंगा, बट अक्टूबर के महीने में क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा 1,20,000 रुपए का, ठीक। 1,20,000 का क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, परचेजेस ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर नहीं किया है तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद purchases of goods from TT Limited, invoice of TT Limited is received in the month of September 21 but goods were received in the month of October 21। अगर invoice सितंबर में आ गई लेकिन गुड्स अक्टूबर में मिले, तो गुड्स अगर अक्टूबर में मिले तो इस 24,000 का क्रेडिट मुझे नवंबर में मिल पाएगा, क्योंकि अक्टूबर में जब मैं क्रेडिट लेने जा रहा हूं तब तक मेरे को गुड्स तो नहीं मिले। तो रिसीट ऑफ गुड्स इज अ कंडीशन, रिसीट ऑफ गुड्स इज अ कंडीशन। तो ये 24,000 का क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा, जब मुझे गुड्स मिलेंगे तभी ले पाऊंगा। तो ये गुड्स मुझे अक्टूबर में मिले तो इसका क्रेडिट मैं नवंबर में ले पाऊंगा, यहां पर तो मैं 24,000 रुपए का क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। आगे, goods purchased against valid invoice from FF Limited, tax has been deposited by FF Limited, ABC Limited has made payment to FF Limited for such purchases in the month of October 2021। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर भी कंडीशन में ये थोड़ी दिया हुआ है कि मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया होना चाहिए। आप सेक्शन 16 देखो, यहां पर जो भी कंडीशंस हैं, क्या यहां पर कुछ भी ऐसा है कि द रेसिपिएंट शुड हैव पेड द सप्लायर द अमाउंट तभी रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा? नहीं है। कोई भी कंडीशन आपको यहां पर ऐसे नहीं दिखाई देगी जिसमें कुछ ऐसा मेंशन है कि रेसिपिएंट शुड हैव पेड द अमाउंट टू द सप्लायर तभी रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा। नहीं, सरकार ने कहा सुनो, हमारे हिसाब से सब कुछ कायदे से होना चाहिए, ए डबल ए बी बी ए सी डी, ठीक है। 16 सबसेक्शन 2 में ए डबल ए बी बी ए सी डी, ये हमारे हिसाब से सब कुछ सही होना चाहिए। हमारे पास तुम्हारे पास इनवॉइस होनी चाहिए, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 भी होना चाहिए, तुम्हें गुड्स मिल जाने चाहिए, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, टैक्स सरकार को पे कर देना चाहिए, जीएसटीआर 3 भी तुम्हें फाइल कर देना चाहिए, ठीक है। सरकारी कंप्लायंसेस तुम करो, तुम क्रेडिट ले लो, ठीक है। भले ही तुमने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, वो तुम और सप्लायर आपस में जानो, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड। तो इस 36,000 रुपए का भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, इस 36,000 रुपए का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे बता देता हूं आपको, अगर रेसिपिएंट सप्लायर को 6 महीने तक भी पेमेंट नहीं करता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगर रेसिपिएंट मतलब मैंने क्रेडिट ले लिया पर मैंने 6 महीने तक भी अगर अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया ना, तो फिर छठे महीने वाले दिन, जिस दिन वो 6 महीने खत्म होंगे, उस महीने मुझे इस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने क्रेडिट ले लिया बिना अपने सप्लायर को पेमेंट किए, 6 महीने तक भी मैंने अगर पेमेंट नहीं किया, तो जिस दिन 6 महीने खत्म होंगे उसके अगले दिन उसी महीने की लायबिलिटी में मेरे को इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐड करना होगा। उस महीने की मेरी कोई आउटपुट लायबिलिटी होगी ना, तो इस 36,000 रुपए को आई विल ऐड इन दैट आउटपुट लायबिलिटी, ठीक। तो अभी कितना आया, 1,56,000 आ गया, 1,56,000 आ गया है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आ जाता है आपका टाइम लिमिट। क्या है टाइम लिमिट? देखो, ये सेक्शन भयंकर वाला अमेंड हुआ है, ये सेक्शन भयंकर वाला अमेंड हुआ है, ठीक है। पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for the supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier, ठीक है। अब क्या होता है, इसने बोला पहले क्या था, पहले ये था कि 21-22 का, या चलो 22-23 के बारे में बात करते हैं। 22-23 में आपने जो भी आपने सप्लाई परचेज किया, 22-23 में आपने जो भी सामान खरीदा, उसका क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? 23-24 के सितंबर के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। 23-24 का जो सितंबर होगा, 23-24 का जो सितंबर होगा, इसका रिटर्न आपका फाइल करोगे, मतलब इसका जीएसटीआर 3 भी आपका फाइल करोगे 20 अक्टूबर तक फाइल करोगे, इसका जीएसटीआर 3 भी आप 20 अक्टूबर तक फाइल करोगे। तो 22-23 में जो भी आपने सामान खरीदा है उसका आईटीसी आप या तो 20 अक्टूबर तक लोगे, या तो 22-23 का रेलेवेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर हो जाती है, 31 दिसंबर 23, ठीक है। तो 22-23 का एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट 31 दिसंबर 2003। तो पहले क्या था, या तो आप 20 अक्टूबर तक फाइल करोगे, या तो 31 दिसंबर, सॉरी, या तो 20 अक्टूबर या तो 31 दिसंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। मतलब यहां पर ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा है फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न।
ठीक है, तो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो इससे पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो या तो 20 अक्टूबर या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ये पहले था। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains। मतलब अगर 22-23 का आपको क्रेडिट लेना है तो 30th नवंबर 2023 तक आप क्रेडिट ले लो, और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर 20 अक्टूबर था, पहले 20 अक्टूबर था, वो भी किस तरह से लिखा हुआ था कि अगले साल के सितंबर का जो रिटर्न आपको करना है उसकी जो भी ड्यू डेट होती है वो, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब क्या कर दिया है, अब यहां पर 30th नवंबर कर दिया है, तो इस पर इसको प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर May 23 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो 30th नवंबर आईटीसी आप कब तक अवेल कर सकते हो, सेक्शन 16(4) को अमेंड किया गया है, आईटीसी आप कब तक क्लेम कर सकते हो, 30th नवंबर या फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक, तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं टाइम लिमिट क्या है, 30th नवंबर 2023 या डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier। ठीक है, या तो 30th नवंबर 2023 या डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier। आओ देखो, the time limit under section 16(4) does not apply to claim for re-availing of credit that had been reversed earlier। ठीक है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। देखो, come back to this point after reading second proviso to section 16(2) then you will understand। अभी second proviso to section 16(2) अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ first proviso to section 16(2) पढ़ा था। वो ये था कि अगर आपको गुड्स लॉट्स में मिले तो आईटीसी आपको कब मिलेगा, जब आपको लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा। दिस वाज अ फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अभी सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पढ़ना बाकी है। ठीक है, प्रोविजंस रिगार्डिंग डेबिट नोट, तो सेक्शन 16(4) was earlier amended with effect from 1st January 21 White Finance Act 2020 so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of underlying invoice for the purpose of availing ITC। अभी बताता हूं, a doubt arose as to which of the following dates are relevant for determining the financial year for the purpose of section 16(4) in terms of provision as amended, date of issuance of debit note या date of issuance of underlying invoice। पहले तो आपको डेबिट नोट बता देता हूं। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट तब होता है जब परचेज रिटर्न किया जाता है, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो आप क्या करते हो, आप सप्लायर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न करते हो। तो अब जब आप सप्लायर को डेबिट करते हो तो आप एक सप्लायर को एक नोट देते हो कि सुनो हमने आपको डेबिट कर दिया है, एंड दिस नोट इज नोन एज डेबिट नोट, दिस नोट इज नोन एज डेबिट नोट। ठीक, तो अभी क्या हो गया, अब देखना है यहां पर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस। इन दिस रिगार्ड सर्कुलर नंबर, अभी पढ़ लो, जैसे जैसे मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं आपको सब समझाऊंगा अभी। ठीक है, in this regard circular number this dated this has clarified that with effect from 1st January 21 in case of debit notes, date of issuance of debit note, date of issuance of debit note, not the date of underlying invoice shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16(4। ठीक है, relevant financial year क्या माना जाएगा, relevant financial year क्या माना जाएगा, सुनना मेरी बात। अगर मैंने कोई चीज खरीदी है, मैंने कोई चीज खरीदी है तो अपने सप्लायर को मैंने क्रेडिट किया, अपने सप्लायर को जब मैंने क्रेडिट किया तो सप्लायर ने इनवॉइस दी होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। ठीक, सप्लायर रेसिपिएंट, सप्लायर ने ये किया, मैंने एंट्री की परचेजेस डेबिट टू सप्लायर। ठीक है, इस परचेजेस पर मैंने लिया आईटीसी, इस परचेजेस पर मैंने लिया आईटीसी। ठीक, और ये जो मैंने परचेज किया इस पर सप्लायर ने क्या एंट्री की, रेसिपिएंट डेबिट टू सेल्स। तो इस परचेज पर अगर मैंने आईटीसी लिया तो इस सेल्स पर सप्लायर ने जीएसटी पे किया, इस सेल्स पर जीएसटी सप्लायर ने जीएसटी पे किया, सीधी सी बात है। अब मैंने सामान वापस कर दिया तो मैंने एंट्री क्या की, मैंने एंट्री की सप्लायर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न,
सप्लायर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। इस परचेजेस रिटर्न पर मैंने जो आईटीसी पहले ली थी उसको रिवर्स किया। ठीक है, इस आईटीसी को, जो मैंने पहले आईटीसी ली थी, परचेज करते समय मैंने आईटीसी ले ली थी, अब मैंने सामान वापस किया, सामान वापस करूंगा तो आईटीसी रिवर्स होगा। ठीक है, मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मैं क्रेडिट भी ले लूंगा, सामान भी वापस कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो मुझे आईटीसी को रिवर्स करना होगा। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सप्लायर ने जब माल बेचा, रेसिपिएंट डेबिट टू सेल किया, इसने जीएसटी पे किया। अब जब डेबिट नोट, अब जब मैंने वापस कर दिया सामान, तो ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न डेबिट टू रेसिपिएंट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू रेसिपिएंट। ऐसे में ये जो रेसिपिएंट है, ये सप्लायर के लिए डेबिट नोट इशू करेगा, ये सप्लायर के लिए डेबिट नोट इशू करेगा, ये सप्लायर के लिए डेबिट नोट इशू करेगा, और ये बंदा इस सेल्स रिटर्न पर अब आईटीसी लेगा। ठीक है, जब सेल्स किया तो जीएसटी पे किया, जीएसटी पे किया तो सप्लायर नहीं बोलेगा अरे फालतू जीएसटी दिया हुआ है, लाओ ये वापस करो। ठीक है, जिस तरह से रेसिपिएंट ने जो सामान वापस कर दिया, वो उसका एक्सेस आईटीसी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आईटीसी अब वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सामान ही वापस कर दिया। तो अभी ये जो सप्लायर है, इसने जीएसटी सरकार को पे किया हुआ है, राइट? जब इसका माल वापस आ जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये तो सामान बिका ही नहीं, अननेसेसरीली इस पे सरकार को जीएसटी पे किया हुआ है, लाओ जीएसटी वापस करो। तो इसी का तो आईटीसी लेगा। अब ये जो जीएसटी इसने पे किया था माल बेचते समय, माल वापस आते समय, उसी का तो आईटीसी लेगा, जिसको मैंने यहां पर आईटीसी रिवर्स बोला। सप्लायर उसी का तो आईटीसी लेगा। यस, सप्लायर उसी का आईटीसी लेगा। सवाल ये उठता है कि आईटीसी लेने के लिए डेट चाहिए होती है। सवाल ये उठता है कि आईटीसी लेने के लिए डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए होगी ना। जिस डेट को इनवॉइस इशू हुई है, उस डेट के अगले साल के 30th नवंबर या डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, तभी तक क्लेम ले सकता है, तभी तक क्लेम ले सकता है। सवाल ये उठा था कि ये डेट कौन सी डेट मानोगे? अब डेबिट नोट वाली डेट मानोगे या ओरिजिनल इनवॉइस वाली डेट मानोगे? ठीक है, यहां पर डेबिट नोट आएगा ना, और यहां पर ये जो रेसिपिएंट है इसको इनवॉइस इशू की होगी। सवाल ये उठा था कि आप डेट कौन सी मानोगे। ये आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16(4) ने तो बोल दिया कि इनवॉइस वाली डेट से, इनवॉइस या डेबिट नोट वाली जो डेट है वो सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फॉल कर रही है, इनवॉइस वाली डेट। अब 23-24 के 30th नवंबर, यानी 30th नवंबर 23 तक या 22-23 का एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप क्रेडिट ले लो। हो सकता है कि कोई इनवॉइस इशू की गई 22-23 में, हो सकता है कोई इनवॉइस इशू की गई सपोज 30th मार्च 2022 में, ये हुई इनवॉइस की डेट, ये हुई इनवॉइस की डेट, तो ये आ गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ठीक है, सामान वापस आया, सामान वापस आया सपोज 15 अप्रैल 2023, तो यहां पर डेबिट नोट इशू होगा। डेबिट नोट इशू हुआ 23-24 में, डेबिट नोट इशू हुआ 23-24 में। हम डेट कौन सी मानेंगे? हम 15 अप्रैल डेट मानेंगे या 30 मार्च डेट मानेंगे? क्योंकि उसी के हिसाब से तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा ना। अगर इनवॉइस की डेट मानी तब तो 30 नवंबर 2023 तक, 30th नवंबर 2023 तक क्रेडिट ले पाओगे। लेकिन अगर डेबिट नोट की डेट मानी तो 30th नवंबर 2024 तक वो ले पाओगे, 30th नवंबर 2024 तक क्रेडिट ले पाओगे। अभी आपको ये वाला समझ में आ रहा है कि आईटीसी ऑन डेबिट नोट का मतलब क्या है? आईटीसी ऑन डेबिट नोट का मतलब क्या है? डेबिट नोट होता क्या है? जब हमारे रेसिपिएंट ने सामान वापस भेजा, जब हमारे रेसिपिएंट ने सामान वापस किया तो वो हमें डेबिट नोट देगा। हमने जब उसको सामान बेचा तो हमने सरकार को जीएसटी पे किया। अब जब वो हमें अब जब वो हमें सामान वापस ले रहा है तो मैं सरकार से जीएसटी वापस ले रहा हूं। सिंपल। ये जो जीएसटी वापस ले रहा हूं, इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जा रहा है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम ओरिजिनल इनवॉइस वाली डेट देंगे जो मैंने उसको दी थी, या हम डेबिट नोट वाली डेट देखेंगे जो अभी उसने मुझे डेबिट नोट इशू किया। आई होप अब ये वाली पूरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ रही है। तो यहां पर 16 सबसेक्शन 4 में बोला गया कि डेबिट नोट वाली डेट देखी जाएगी, इनवॉइस वाली डेट नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। इसमें डेबिट नोट कहां गया? ये था ना टाइम लिमिट, टाइम लिमिट ये रहा, और यहीं पर मैं नीचे लिख देता हूं इन केस ऑफ डेबिट नोट रेलेवेंट डेट
will be the date of debit note. ठीक है, in case of debit note, relevant date will be the date of debit note. ठीक है, in case of debit note, relevant date will be the date of debit note. ठीक, यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई है. दैट्स इट. अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. एज पर सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है 6 है. तो XYZ लिमिटेड परचेज गुड्स वैल्यूइंग 6 लाख रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST 9% ईच अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस डेटेड 25 दिसंबर 2022. कंपनी मेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द सेम डेट. Since there was a doubt regarding admissibility of tax credit on such inputs, the company did not take input tax credit at the time of receipt of input. तो कंपनी ने पेमेंट कर दिया लेकिन आईटीसी नहीं लिया, पता ही नहीं चल रहा था आईटीसी ले भी पाएंगे या नहीं. The company obtained clarification from a legal consultant who opined that goods were eligible as inputs under input tax credit rules. Opinion was received on 5th May 2023. अच्छा, 25/12/2022 को 25/12/2022 को आपने सामान खरीदा था, पेमेंट कर दिया था. इसका क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है ये समझ में नहीं आ पा रहा था. तो लीगल कंसल्टेंसी ली गई और वो पता चला 5 मई को कि हां इसका क्रेडिट ले सकते हो. तो ये तो 22-23 हो गया. इसका क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? इसका क्रेडिट ले सकते हो या तो आप 30 नवंबर 2023 या फिर 22-23 का एनुअल रिटर्न जब जो भी आपने फाइल किया, whichever is earlier. The company now wants to avail input tax credit of the tax paid on such inputs. Can it do so? The company has filed its annual return for the financial year 22-23 on 12 अगस्त 2023. हाँ, बहुत आराम से ले सकते हो. तो 30 नवंबर या 12 अगस्त 2023 whichever is earlier तक आप क्रेडिट ले सकते हो. तो 12 अगस्त तक आप क्रेडिट ले सकते हो. यहां पर तो आपको पता चल गया 5 मई को ना, तो 5 मई को आप आराम से क्रेडिट ले सकते हो. 12 अगस्त तक आप क्रेडिट ले सकते हो. ठीक है. तो since XYZ can avail the credit of input tax paid on inputs till 12 अगस्त 2023, therefore it can avail credit of CGSTA, SGSTA on 5th May 2023. क्रेडिट आपको मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो मैंने आपको पहले बता दिया था. पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैं रेसिपिएंट हूं, मैं सप्लायर को आई शुड बी पेइंग द सप्लायर, मुझे सप्लायर को 180 दिन 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना चाहिए. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बात की थी ना कि कहीं पर भी कंडीशन में ये मेंशन नहीं है कि रेसिपिएंट को सप्लायर को पेमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. नहीं भी दिया तब भी क्रेडिट ले लेगा, लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस के 6 महीने के अंदर अंदर उसको उसको पेमेंट दे देना चाहिए. 6 महीना यहां पर नहीं लिखा है, यहां पर 180 दिन लिखा हुआ है. दिस इज द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. Payment for the invoice to be made within 180 days. The registered person must pay to the supplier the value of the goods or services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice. If he fails to do so, he shall furnish the details of such supply, amount of value not paid, and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in Form GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice. ठीक है. तो अगर मैंने अपने सप्लायर को 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो 180 दिन के तुरंत बाद यानी 181st डे जो भी होगा वो जिस भी महीने में फॉल कर रहा होगा उस महीने में मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ये डिटेल्स आ जाएंगी और जो क्रेडिट मैं ले चुका था ये मेरे को वापस पे करना होगा. The corresponding credits availed by the registered person would be added to his output liability with interest. Interest will be paid at 18% from the date of availing credit till the date when amount added to the output tax liability is paid. तो जिस दिन मैंने क्रेडिट लिया था उस दिन से लेकर जब तक मैंने पे नहीं कर दिया, जब तक मैंने अपने रेसिपिएंट को पे नहीं कर दिया या आउटपुट लायबिलिटी मैंने पे नहीं कर दी तब तक का 18% का इंटरेस्ट लगता रहेगा. However, once the recipient makes the payment of value of the goods or services along with the tax, he will be entitled to avail the credit again without any time limit under section 16(4). ये वाली बात है. ठीक है कि एक बार मैंने अपने सप्लायर को सामान पे कर दिया, गुड्स पे पैसा दे दिया अलोंग विद द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड ऑल, तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका मैं फिर से क्रेडिट अवेल कर सकता हूं और यहां पर 16(4) की कोई लिमिट अप्लाई नहीं करेगी. इन केस पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वुड बी अलाउड. ठीक है. अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है? दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ऑब्वियसली. डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, अगेन ऑब्वियसली. Additions made to the value of supply on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of such supply. मतलब ये वही वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो हम लोगों ने कल देखा था कि पे करना तो था सप्लायर को लेकिन पे कर दिया मैंने,
ठीक है, पे करना था सप्लायर को लेकिन पे कर दिया मैंने, इन 3 केसेस में ये 180 डेज वाली चीज अप्लाई नहीं करेगी। अंडर सिचुएशंस गिवन इन पॉइंट्स बी एंड सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन पेड, मान लिया जाएगा कि पेमेंट हो गया है। ठीक है, मान लिया जाएगा पेमेंट हो गया है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो अभी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में वो वाली जो चीज लिखी हुई थी, ये देखो, the time limit under section 16(4) does not apply to claim for re-availing of credit that had been reversed earlier। ठीक है, यही वाली बात है, मैंने क्रेडिट लिया, वो रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया? क्योंकि मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया था, फिर मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो अब मैं इस क्रेडिट को फिर से अवेल कर सकता हूं विदाउट एनी लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ठीक है, ये वाली बात थी। चलिए आइए आगे चलते हैं हम। सेक्शन 16 खत्म हो चुका है। ठीक है, सेक्शन 16 में ये 4 पॉइंट्स थे, तो ये आपका एक सेक्शन 16 का एक छोटा सा समरी चार्ट भी बन गया। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस तरह से कई सारे लोग, आप में से कई सारे लोग शायद साथ साथ बना भी रहे होंगे, तो इट्स गुड। आइए आगे देखते हैं। रूल 37, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। क्या प्रोसीजर है वो यहां पर दिया हुआ है तो ये आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, ये आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो। रूल 37 जो है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अगर रेसिपिएंट ने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स होगा ना, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो सब यहां पर दिया हुआ है। तो दिस यू कैन अपने आप से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। बस इतना याद रखना कि 18% की आपको वो लगती है, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, 18% का इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब से आपने पेमेंट नहीं किया, सॉरी, जब आपने क्रेडिट ले लिया तब से लेकर जब तक आप आउटपुट पे नहीं कर देते। ठीक है, तब तक 18% के रेट से जीएसटी लगता रहेगा। और ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप इसको पढ़ लोगे अपने आप, इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लोगे। इसका सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो आपको एक ना ये वाली चीज अभी समझ में नहीं आएगी, पेनल्टी वाली। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि सामान खरीदा, पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर नहीं किया, तो फिर वो क्रेडिट का वो रिवर्स हुआ, फिर से वो पेमेंट कर दिया, तो फिर से रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो पूरा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला क्वेश्चन यहां पर डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लोगे। बस ये पेनल्टी वाली जो चीज है वो आपको अभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये बाद में करेंगे, जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पर पेनल्टी वगैरह वाली चीज आएगी। तो इस वाले पॉइंट को ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। आगे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में और फिर सेक्शन 17 के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और सेक्शन 17 के बारे में हम लोग कल अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हमने सेक्शन 16 पढ़ लिया। ये जो रूल 37 है इसको आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चंस आप अपने आप से कर लोगे। क्वेश्चन 7 में मैंने आपको बताया ही कि बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, ये पेनल्टी वाली चीज आपको नहीं समझ में आएगी। ये पेनल्टी वाली चीज आपको बहुत बाद में समझ में आएगी, जब हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, लेकिन बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी इंक्लूडेड, एवरीथिंग हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, इसलिए यहां पर आंसर में मैंने दिया हुआ है पेनल्टी वाला क्लॉज। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, आपको सब बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 भी जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। 5 और 6 क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाई दिए। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को कैसे लेना है। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आके कुकीज को एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए, फिर यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे सीए इंटरमीडिएट पर। आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करेंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, लाइट प्लस आइकॉनिक। आप गेट प्लस पर क्लिक करेंगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहां पर मेरा कोड एंटर करेंगे निश10 और अप्लाई कर देंगे। आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो भी डिस्काउंट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उस समय जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअल। जो थियोरेटिकल पोर्शन है बस वही मैंने आपसे बोला, पढ़ लो अपने आप से। क्वेश्चन भी जो भी थियोरेटिकल है उनको मैंने कहा आप लोग कर लो। बाकी जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम लोगों ने प्रॉपरली डिटेल में समझा है। ठीक है, चलिए सर, लेट्स वाइंड अप टुडेस क्लास। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।